इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 21। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। सुबह आदित्य नहाकर टॉवल में बाहर आता है। उसकी फ्रेश बॉडी काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। आदित्य शर्ट निकालकर पहनने ही वाला होता है, तभी अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर जा ठहरती है, जो नज़रें झुकाए कमरे के अंदर खड़ी थी। उसकी उम्र करीब 22 की लग रही थी। उसे देखकर आदित्य का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है, क्योंकि वो लड़की ब्लश कर रही थी। आदित्य सर्द भरी आवाज़ में उस पर चिल्लाता है, हु द हेल आर यू। वो लड़की जैसे ही आदित्य का चिल्लाना सुनती है तो थोड़ा हिल सी जाती है। वो लड़की नज़रें झुकाए ही कहती है, सर, वो मैं आपको इन्फॉर्म करने आई थी कि कोई आपको बुला रहा है। बता दिया, नाउ गेट आउट। आदित्य इस बार बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वो लड़की जल्दी से वहाँ से भागती हुई जाती है। आदित्य उसके जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेता है। आदित्य उस लड़की के शर्म से भरे चेहरे को याद करके गुस्से से उबलने लगता है। वहीं वो लड़की दौड़ती हुई एक कमरे में घुसती है और सीधे बेड पर लेट जाती है। उसके साथ उस कमरे में बहुत सारे उसके फ्रेंड्स थे। वो लड़की बेड पर लेटी आंखें बंद करके कहती है, ओ माई गॉड, व्हाट अ हॉट बॉडी। सीरियसली यार, मैंने आज तक इतनी अच्छी बॉडी नहीं देखी। बोलते हुए वो लड़की बैठ जाती है और आदित्य की बॉडी को याद करते हुए मुस्कुराने लगती है। उसके फ्रेंड उसकी बातों का दिलचस्पी लेते हुए बड़े ध्यान से उसे देखने लगते हैं। हाय, क्या मसल्स हैं। हाय, क्या एब्स हैं। यार, अगर कम उम्र का होता ना तो मैं उसी से शादी करती। उम्र सुनकर सभी फ्रेंड्स उसे घूरने लगती हैं। एक उसे घूरते हुए कहती है, कितनी एज थी उसकी। वो लड़की सोचते हुए कहती है, आई थिंक 55 से ज़्यादा। ये सुनते ही सभी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हैं। तभी एक लड़की ज़ोर से चिल्लाती है, व्हाट, जूही, तुम्हें उम्र का ज़रा भी लिहाज नहीं। सभी उस लड़की की ओर देखते हैं। उस लड़की ने वन पीस ड्रेस पहनी थी, जो घुटने से थोड़ा नीचे थी। उसकी बड़ी बड़ी पलकें झपक रही थीं। उसके गुलाबी होंठ ठहरे हुए थे और नाक हल्के गुस्से से लाल थी। वो लड़की दंदनाते हुए सबके पास आकर कहती है, तुम्हारे डैड की उम्र के हैं, शर्म करो और ये अपनी बकवास खेल बंद करो। उस लड़की की बात सुनते ही सब नजरें गड़ाए उसे ही देखने लगते हैं। जूही बेड पर चढ़कर उस लड़की के पास जाकर कहती है, अब तो ये खेल शुरू हुआ है और इस खेल को अब तुम भी खेलोगी। जाओ रूम नंबर 408 में। उसके इतना बोलते ही वहां मौजूद सभी लड़कियां हूटिंग करने लगती हैं, अप्रीता, अप्रीता, अप्रीता अर्जुन और प्रीत की बेटी है और यहाँ वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आई है। अप्रीता तुरंत मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी अजनबी के कमरे में नहीं जाने वाली। जूही आराम से बेड पर बैठते हुए कहती है, ठीक है, मत जाओ, फिर तो हम समझ जाएंगे कि तुम एक डरपोक हो। खुद के लिए डरपोक सुनकर अप्रीता बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वो जूही को घूरते हुए कहती है, क्या कहा तुमने। जूही बिंदास होकर जवाब देती है, डरपोक। अब सब अप्रीता को डरपोक कहते हुए चिढ़ाने लगते हैं। अप्रीता अपने कान में हाथ रखकर जोर से चिल्लाती है, स्टॉप, ठीक है, मैं जा रही हूँ। अप्रीता फ्रस्ट्रेट होकर एकदम से कह देती है। अप्रीता का जवाब सुनकर सभी मुस्कुराते हैं। अप्रीता सबको घूरकर कमरे से निकल जाती है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, कहाँ फंस गई। इन सबके साथ ट्रिप पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अप्रीता पछतावा करते हुए बस चलते जा रही थी। चलते हुए अप्रीता एक कमरे को देखती है जिस पे 408 लिखा था। अप्रीता गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र एक शांत से कमरे पर पड़ती है, जिसे देखकर अप्रीता ब्लूटूथ ऑन करके धीरे से कहती है, कोई नहीं है यहाँ। उधर से जूही उस कमरे को देखने लगती है, क्योंकि उस कमरे का कैमरा जूही के फ़ोन से कनेक्ट था। इनफैक्ट इस होटल के पूरे कमरे का कैमरा जूही के फ़ोन के साथ कनेक्ट था, क्योंकि ये होटल जूही के मामा जी का था। जूही कमरे को खाली देखकर कहती है, वॉशरूम चेक करो। अप्रीता जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो कुछ कर भी नहीं पाती। अप्रीता वॉशरूम के पास जाती है। दरवाजे को बहुत ध्यान से देखने के बाद वो अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धक्का देने को होती है। वो धक्का देती उसी वक्त एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलने लगता है। दरवाज़ा खुलने से अप्रीता का हाथ एकदम से फिसल जाता है और वो सीधे सामने वाले के ऊपर जा गिरती है। सामने इस वक्त रोनी बस एक टॉवल में था। अचानक अप्रीता के गिरने से रोनी भी उसे संभालते हुए गिर जाता है। इसी दौरान दोनों के होंठ एकाएक एक दूसरे से मिल जाते हैं। होंठ सटते ही अप्रीता की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, तो वहीं रोनी के शरीर में एक करंट सा लगता है।
होंठ मिलते ही कुछ पल के लिए दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। अप्रीता के हाथ इस वक्त रोनी के नंगे बदन पर थे। वहीं रोनी ने अप्रीता की दोनों बाजुओं को पकड़ा था। अप्रीता और रोनी की नज़रें एकदम से मिल जाती हैं। अप्रीता हड़बड़ाहट में रोनी के ऊपर से हटती है और बिना देखे दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। दोनों ने बस एक दूसरे की आंखों में देखा था, किसी ने भी चेहरा ढंग से नहीं देखा। रोनी अभी भी ज़मीन पर लेटा हुआ था, जैसे इस इंसिडेंट से वो वहीं जम गया हो। अप्रीता दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है, तभी अचानक वो अव्यान से टकरा जाती है। अप्रीता इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि वो सिर उठाकर तक नहीं देखती कि वो किससे टकराई है। बस सॉरी बोलकर फिर एक बार बहुत तेज़ी से भागते हुए जाती है। इस बार अप्रीता आदित्य से टकरा जाती है। इस बार भी अप्रीता बिना देखे सॉरी बोलकर झट से भाग जाती है। आदित्य मुड़कर अप्रीता को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ जाता है। अव्यान भी पलटकर अप्रीता को ही देख रहा था। अप्रीता से नज़रें हटाकर अव्यान की नज़र आदित्य पर चली जाती है। आदित्य आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो। अव्यान एक नज़र आदित्य को देखकर हाँ में सिर हिला देता है। दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अप्रीता रूम में पहुँचते ही बिना किसी को देखे तुरंत वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। अप्रीता दरवाजे से सटकर अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अप्रीता की आंखों के सामने बार बार वही सीन छाया जा रहा था। अप्रीता अपने होठों को धीरे से छूती है और उस पल को याद करने लगती है। अप्रीता की आंखों में एकदम से दर्द झलक उठता है और उसकी आंखों से आंसू गालों पर बह जाते हैं। अप्रीता को अंदर ही अंदर इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा दर्द मिला था। ये उसके चेहरे और आंसुओं से साफ पता चल रहा था। ऐसी कौन सी वजह थी जो अप्रीता को इतनी तकलीफ दे गई, ये तो नहीं पता था। अप्रीता आंखों में आंसू लिए तेज़ कदमों से शावर की ओर बढ़ती है और शावर ऑन करते ही रोते हुए अपने होठों को बहुत तेज़ी से साफ करने लगती है। वो दूसरे के होठों की छुअन को अपने होठों से अलग करने की कोशिश कर रही थी, जो करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अप्रीता साबुन को अपने हाथ में घिसती, उसी वक्त साबुन नीचे गिर जाता है। साबुन के झाग को लिए वो बहुत ही रफली अपने होठों पर लगाती है और फिर घिसने लगती है। बाहर जूही के साथ उसकी सभी फ्रेंड्स परेशान होकर वॉशरूम के दरवाजे को खटखटाए जा रही थी। जूही ने ये तो देखा था कि अप्रीता रोनी के वॉशरूम के अंदर गिरी, लेकिन अंदर क्या हुआ, कौन था, ये उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। वहीं उधर रोनी के चेहरे पर भी एक बेचैनी थी। वो वॉशरूम में ही आईने के सामने खड़े होकर अपने होठों को देख रहा था। रोनी की भी आंखों के सामने बार बार वही सीन चल रहा था। उसे अप्रीता का चेहरा एकदम साफ याद नहीं था, जिस वजह से उसे अप्रीता का चेहरा याद नहीं आ पा रहा था। इधर बहुत देर बाद अप्रीता वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है। अप्रीता का हाल देखकर सभी हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। अप्रीता के होंठ हद से ज़्यादा लाल हो चुके थे, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। जूही उसे ऐसे देखकर घबराते हुए कहती है, अप्रीता ये क्या किया तुमने? अप्रीता गुस्से से सब पर भड़कते हुए कहती है, ये सब तुम सबकी वजह से हुआ है। तुम लोगों की वजह से एक अनजान को मैंने किसी और का हक दे दिया, वो हक जो मैं उसके सिवाय किसी को नहीं दे सकती थी। मुझे अब एक मिनट भी तुम लोगों के साथ नहीं रहना। बोलते ही अप्रीता सबको धक्का देते हुए अपने बैग में कपड़े रखती है। अप्रीता के ऐसे रिएक्शन से सब शॉक थे। जूही एकदम से परेशान होकर सवाल करती है, लेकिन हुआ क्या है यार? अप्रीता गुस्से से सामान भरकर बिना कुछ बोले बैग लेकर तेज़ कदमों से जाने लगती है। सभी परेशान होकर उसके पीछे जाने लगते हैं। जूही उसके साथ चलते हुए कहती है, यार प्लीज़ माफ़ कर दे, प्लीज़ ऐसे मत जाना, तू जो बोलेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। अप्रीता बस चलते ही जा रही थी, वो किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। आदित्य, अव्यान, ध्रुव और ध्रुवंश कार में बैठने लगे। वहीं रोनी खड़ा होकर फ़ोन पर कुछ चेक कर रहा था। अप्रीता के साथ लड़कियों का सारा झुंड रोनी के बगल से गुजर जाता है। रोनी एक पल उन सबको देखता रहता है। कुछ पल में रोनी भी कार में जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही कार स्टार्ट होती है, उसी के साथ कार वहाँ से चलने लगती है। सिंघानिया का एक सदस्य मिलते मिलते रह जाता है। कार के साथ ही अप्रीता भी काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, पर कुछ ही पलों में कार आगे बढ़ जाती है। मिलकर भी सब बिछड़ जाते हैं। ना अप्रीता को यह एहसास हो पाया कि उसके परिवार के सदस्य यहाँ थे, और ना ही आदित्य में से किसी को एहसास हो पाया। दूसरी तरफ आव्या, प्रणय और स्वर्णा मॉल में मौजूद थी। तीनों शॉपिंग कर रही थी। आव्या एक जगह पर खड़े कांच की गिफ्ट देख रही थी। उसमें कपल थे, जिसे देखकर आव्या उसमें खुद को और रुद्र को इमेजिन कर रही थी, जिस वजह से उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट छाए हुए थी। प्रणय अव्यान के लिए शर्ट सिलेक्ट कर रही थी, तो वहीं स्वर्णा टेडी बियर्स देख रही थी। आव्या एक गिफ्ट को देखकर मुस्कुराते हुए उठा लेती है और खुद से धीरे से कहती है, इट्स ऑसम। आव्या उसे लेकर बिलिंग काउंटर पर रख देती है। प्रणया भी कुछ सामान रखती है और स्वर्णा टेडी बियर रखती है। टेडी बियर देखकर आव्या और प्रणया स्वर्णा को देखकर कहती हैं,
अरना, अब भी तुम्हारा बचपना खत्म नहीं हुआ। सरना मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला देती है। बिल देने के बाद तीनों खाने के लिए बैठ जाती हैं। तीनों खाना खाने लगती हैं। तभी सरना कुछ सोचते हुए कहती है, दी, कल रात आप किससे बात कर रही थी? सरना के सवाल से आव्या जो बर्गर खा रही थी उसके हलक में अटक जाता है और वो एकदम से खांसने लगती है। प्रज्ञा जल्दी से उसे पानी पिलाते हुए पीठ को रब करने लगती है। आव्या नजरें उठाकर घूरते हुए सरना को देखती है। सरना अपने दांत दिखा देती है। प्रज्ञा गैस करते हुए कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आव्या आपका बॉयफ्रेंड है, राइट, जिसके बारे में अरना बात कर रही है। पहले तो आव्या को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, पर फिर खुद को संभाल अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, वो हाँ वो है। आव्या रुद्र के बारे में सरना और प्रज्ञा को बताते हुए शर्मा रही थी। आव्या की हामी सुनकर सरना एक्साइटेड होकर कहती है, सीरियसली दी, फिर तो मैं आपकी लव स्टोरी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये बताइए जीजू ने आपको प्रपोज कैसे किया? प्रपोज शब्द सुनते ही आव्या सरना को देखने लगती है। आव्या को याद आता है कि आज तक रुद्र ने तो उसे कभी प्रपोज किया ही नहीं, जिस वजह से आव्या धीरे से कहती है, उसने मुझे प्रपोज नहीं किया। आव्या का ऐसा जवाब सुनकर प्रज्ञा और सरना एक साथ आव्या को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। प्रज्ञा एकाएक कहती है, प्रपोज नहीं किया तो आप दोनों रिलेशन में कैसे आए? कोई रोज, गिफ्ट, बुके कुछ तो दिया होगा उन्होंने। आव्या ना में सिर हिला देती है। सच में रुद्र ने आज तक उसके लिए ये सब नहीं किया था। आई लाइक यू, आई प्रपोज यू, आई लव यू, इसमें से कुछ नहीं कहा उसने। सरना अपने साइड से सोचते हुए कहती है। आव्या फिर एक बार ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं। आव्या को देखकर प्रज्ञा और सरना हैरान सी उसे देखने लगती हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सवार उस वक्त से शुरू होता है जब दोनों में से कोई अपने दिल की बात जाहिर करता है, लेकिन आव्या के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिससे सरना गैस करते हुए कहती है, लेट मी गैस, जीजू शर्मीले हैं। सरना का सवाल सुनकर आव्या अपना सिर पीट लेती है, क्योंकि रुद्र में शर्मीले का शा वर्ड भी नहीं था। वो किस तरह के हैं ये अगर दोनों को पता चला तो पता नहीं कैसे ही रिएक्ट करेंगे। आव्या ये मन ही मन सोच रही थी। आव्या सरना को देखते हुए कहती है, डैडा के सामने मुझे किस कर लें, ऐसा नेचर है उसका। ये बोलते हुए आव्या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी। प्रज्ञा और सरना ये सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। सरना मुंह से हाथ हटाते हुए कहती है, हाँ इतना डेयरिंग है तो फिर उन्होंने अब तक प्रपोज क्यों नहीं किया? जब प्रपोज ही नहीं किया तो फिर आपको पता कैसे चला कि उन्हें आपसे प्यार है, और आप दोनों मिले कैसे? इस सवाल से आव्या को रुद्र और अपनी पहली मुलाकात आज याद आ जाती है, जिस वक्त उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो उस पागल इंसान के प्यार में पड़ जाएगी। अच्छे लड़कों पर जितना लड़कियों का दिल नहीं आता उतना बुरे लड़कों पर आता है। रुद्र बुरा तो है लेकिन एक लिमिट में। आव्या सब कुछ सोचते हुए थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, मुझे नहीं पता, बस हो गया जो होना था। वैसे भी प्रपोज करना ज़रूरी थोड़े ही होता है। प्रज्ञा एकदम से कहती है, हाँ वही तो, प्रपोज करने से क्या होता है? अगर हम एहसासों से ही समझ जाएं तो इजहार की ज़रूरत ही क्या है? आव्या के इस प्रपोज करने वाले टॉपिक से प्रज्ञा को भी एहसास होता है कि अव्यान ने भी उसे प्रपोज नहीं किया, जिस वजह से वो ऐसे शब्दों से खुद को तसल्ली दे रही थी कि अव्यान उससे प्यार करता है। वैसे तो बहुत कुछ अव्यान ने कहा था जिससे प्रज्ञा को समझ आ गया था कि अव्यान भी उससे प्यार करता है। दोनों के दिल के हाल को देखते हुए सरना जूस पीते हुए कहती है, ओह, तो माजरा ये है कि दोनों को ही उनके हीरो ने एक घुटनों के बल बैठकर गुलाब फूल देकर प्रपोज नहीं किया। सरना इस वक्त दोनों को चिढ़ा रही थी। आव्या तो अंदर ही अंदर रुद्र को कोसने लगती है, पर प्रज्ञा ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। प्यार की शुरुआत चाहे किसी से भी हुई हो, लेकिन प्रज्ञा खुद इजहार करने का सोच रही थी। लेकिन एक बात थी कि ये सब करना उसके बस में नहीं था। कुछ वक्त ऐसे ही बात करने के बाद तीनों ही मॉल से निकल जाती हैं। पूरे दिन साथ बिताने के बाद तीनों शाम को घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही सबको पता चलता है कि आदित्य, अव्यान, ध्रुव और ध्रुवंश आ चुके हैं। प्रज्ञा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। सरना हॉल में बैठे ध्रुव से मिलती है। कमरे में आदित्य काव्या को कमर से पकड़े हुए एक टक उसके चेहरे को देख रहा था, तो वहीं काव्या मुंह फुलाए नजरें झुकाए खड़ी थी। आदित्य बस चुपचाप उसे देखे जा रहा था। काव्या नजरें उठाकर आदित्य से कहती है, आपके ऐसे देखने से मुझ पर ज़रा भी असर नहीं पड़ेगा। आदित्य काव्या की कमर से हाथ ऊपर ले जाते हुए कहते हैं, अच्छा अब भी असर नहीं होगा? आदित्य की इस हरकत से काव्या सिहर उठती है। वो तुरंत ही आदित्य का हाथ पकड़कर उसे घूरने लगती है। आदित्य मुस्कुराता हुआ काव्या की नाक पर किस कर लेता है। काव्या कुछ देर तक तो उसे घूरती रहती है, फिर मुस्कुराते हुए आदित्य के गले लगकर कहती है, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर हस्बैंड। आदित्य काव्या के माथे पर किस कर लेता है। दोनों कुछ पल के लिए शांत रहते हैं। काव्या आदित्य के सीने से लगी हुई खिड़की की ओर देखते हुए कहती है, अब हमारी कहानी खत्म सी हो चुकी है मिस्टर हस्बैंड। बीते पलों को याद करके हमें उन्हें फिर से जीने का मन करता है।
हमारी जो जिंदगी शुरू हुई थी उसे खत्म नहीं होना चाहिए था। काव्या की बात को सुनकर आदित्य काव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, जिंदगी शुरू होती ही है खत्म होने के लिए वाइफी। हमेशा तो हमारी कहानी नहीं रह सकती ना। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है। काव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती है, आज भी जब हमें पहले की बातें याद आती हैं तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता कि आप मेरे हस्बैंड हैं, मुझसे प्यार करते हैं और हमारे बच्चे भी हैं। काव्या की बात सुनकर आदित्य काव्या के गाल को सहलाते हुए उसे एकटक देखने लगता है। काव्या भी एकटक आदित्य की आंखों में देखती रहती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो कहती है, रोहान और सौरा की बेटी आई है, चलिए मिल लीजिए। आपको पता है, बिल्कुल रोहान जैसी दिखती है। बोलते ही काव्या आदित्य को खींचते हुए लेकर जाती है। वहीं प्रज्ञा जैसे ही कमरे में पहुंचती है, उसकी नज़र अव्यान पर चली जाती है, जो बेड पर बैठकर फाइल्स देख रहा था। प्रज्ञा अव्यान को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। प्रज्ञा बेड पर बैग रखकर एक शर्ट निकालती है और अव्यान के पास खड़ी होकर कहती है, मैं आपके लिए शर्ट लेकर आई हूँ, एक बार पहनकर दिखाइए ना। अव्यान सिर उठाकर प्रज्ञा को देखता है, फिर उसके हाथ में पकड़ी ब्लैक शर्ट को देखने के बाद अव्यान फाइल को साइड में रखकर एकदम से प्रज्ञा का हाथ पकड़कर खींच लेता है। प्रज्ञा इस एक्शन से अव्यान के चेहरे के ऊपर झुक जाती है। अव्यान और प्रज्ञा की नजरें आपस में मिल जाती हैं। थोड़ा और अगर प्रज्ञा झुकती तो अव्यान की नाक उसकी नाक से सट जाती। प्रज्ञा की धड़कन तेज थी और वो एकटक अव्यान की आंखों में ही देखे जा रही थी। अव्यान एकटक प्रज्ञा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम पहना दो। जैसे ही प्रज्ञा के कान में अव्यान की बात जाती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अव्यान के ऐसे बोलने से प्रज्ञा हैरान सी रह गई। प्रज्ञा अव्यान से नजरें चुराते हुए कहती है, मैं कैसे? इतना बोलते हुए प्रज्ञा के गाल लाल हो जाते हैं। अव्यान प्रज्ञा की गर्दन को पीछे से पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ। प्रज्ञा अव्यान की आंखों में देखते हुए एकदम से नजरें झुका लेती है। अव्यान प्रज्ञा को छोड़कर उसे देखने लगता है। प्रज्ञा कुछ दूर तो वैसे ही खड़ी रहती है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर अव्यान की शर्ट के बटन खोलने लगती है। इस दौरान प्रज्ञा का शर्म से बुरा हाल था। सारे बटन खोलने के बाद प्रज्ञा अव्यान की शर्ट को उसके शरीर से अलग करती है। अव्यान की परफेक्ट बॉडी इस वक्त प्रज्ञा के सामने थी। प्रज्ञा की नज़रें ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी पर चली जाती हैं। प्रज्ञा ललचाई नज़रों से अव्यान की शर्टलेस बदन को देख रही थी। प्रज्ञा खुद ही मन में कहती है, ओ गॉड, साजन कितने हॉट हैं। अव्यान प्रज्ञा की नज़रों को देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। प्रज्ञा एक ठरकी लड़की की तरह बस अव्यान के एब्स को बेशर्मों की तरह देखे जा रही थी। अव्यान प्रज्ञा को टीस करते हुए कहता है, बहुत जल्द तुम्हारा बदन इसी के नीचे दबने वाला है। अव्यान की बात जैसे ही प्रज्ञा सुनती है, झट से अपनी नज़रें हटा लेती है। अब तो उसके कान तक गर्म होने लगे थे। प्रज्ञा का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। प्रज्ञा अपनी लाई हुई शर्ट अव्यान को पहनाती है, फिर उसे देखने लगती है। अव्यान पर वो शर्ट बहुत ज़्यादा जच रही थी। प्रज्ञा अपने होठों के पास उंगली रखकर उसे देखते हुए कहती है, परफेक्ट। आपको कैसा लगा? अव्यान खुद को देखता है, फिर सिर हिला देता है। प्रज्ञा वहां से जाने को होती है कि तभी अव्यान उसकी कमर को पकड़कर अपने ऊपर बिठा देता है। प्रज्ञा हैरानी से अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा के कंधे पर चिन टिकाए कहता है, मासूम चेहरा, कातिलाना औरा, कहाँ से सीखा तुमने सजनी? बोलते हुए अव्यान प्रज्ञा के हाथों में अपने हाथ फिसलाते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लेता है। प्रज्ञा सिहरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से कहती है, आप क्या कह रहे हैं? प्रज्ञा थोड़ा थोड़ा समझ रही थी, पर वो अव्यान को दिखाना नहीं चाहती थी। अव्यान प्रज्ञा के हाथों को उसके खुले पेट पर रखकर कहता है, वही जो तुम समझ रही हो। अव्यान की सांसें प्रज्ञा की गर्दन से टकरा रही थी, जिससे प्रज्ञा की बॉडी में झंझनाहट सी हो रही थी। प्रज्ञा आंखें बंद करके चुपचाप रहती है। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखकर उसके अपनी ओर चेहरा करता है। प्रज्ञा अब आंखें खोल अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में देखते हुए कहता है, अंकल आंटी तो ऐसे नहीं थे। कहीं मुझसे तुम्हें पहचानने में गलती तो नहीं हुई? कहीं तुम धोखेबाज तो नहीं हो? अव्यान की बात सुनकर प्रज्ञा उसे घूरने लगती है। प्रज्ञा नाराजगी से अव्यान से दूर होते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैं धोखेबाज हूँ। अब जाइए, जाकर असली प्रज्ञा को ढूंढ कर लाइए। बोलते ही प्रज्ञा नाराजगी से जाने लगती है। अव्यान प्रज्ञा को जाते हुए देखकर एकदम से रोकता है, स्टॉप। प्रज्ञा के कदम ठहर भी जाते हैं। अव्यान उसे देखते हुए, कम हेयर। अव्यान की बात सुनकर प्रज्ञा अजीब सा मुंह बनाती है। अव्यान उसे आते ना देखकर घूरते हुए थोड़ा सख्ती से कहता है, आई सेड कम हेयर राइट नाउ। प्रज्ञा नाराजगी से जाकर अव्यान के सामने खड़ी हो जाती है। अव्यान खड़े होकर प्रज्ञा के हाथ को मोड़कर पीठ पर लगाकर सर्द आवाज में कहता है, एक कदम भी मुझसे दूर होने के बारे में मत सोचना। इस बार अगर मेरी जिंदगी से दूर गई तो। बोलते ही अव्यान झटके से प्रज्ञा को बेड पर धक्का देता है। प्रज्ञा सहमी नजरों से अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा के ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखकर कहता है, जितना तुम्हारा पागलपन है ना, उससे भी ज्यादा मेरा जिद्दीपन है।
3 साल बड़ा हूँ तुमसे, प्रज्ञा एकदम से मुंह बनाकर कहती है। तो अब आपके धोखेबाज कहने पर नाराज भी ना रहूं। 3 साल बड़े हो तो क्या, आप मेरे छोटे होने का फ़ायदा उठाएंगे? बोलते हुए प्रज्ञा बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। प्रज्ञा की क्यूटनेस देखकर अव्यान को उस पर बहुत प्यार आता है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और आव्या सरना को खींचते हुए अंदर लाती है। किसी के आने की आहट से अव्यान पलटकर देखता है। प्रज्ञा भी जल्दी से उठकर खड़ी होती है। आव्या दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। भाई ये सरना है। अव्यान सरना को देखता है। सरना सिर झुकाए खड़ी थी। आव्या सरना को एक नज़र देखकर अव्यान की तरफ धक्का देती है। सरना किसी तरह से खुद को अव्यान से टकराने से रोक लेती है। आव्या सरना को देखते हुए कहती है, भाई ये आपसे बहुत डरती है। सरना जैसे ही ये सुनती है उसकी हवा टाइट हो जाती है। अव्यान इशारे से प्रज्ञा और आव्या को जाने के लिए कहता है। दोनों जल्दी से कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। दरवाज़ा बंद की आवाज़ सुनकर सरना इधर उधर अपनी नज़रें डोलती है। कमरे में अव्यान और खुद को अकेले पाकर सरना की तो सांसें हलक में आ जाती हैं। सरना कुछ समझ पाती तभी अव्यान की आवाज़ उसे सुनाई देती है, तुम्हें हमसे डर लगता है? सरना अपनी नज़रें गलती से भी नहीं उठाती। वो कांपती हुई आवाज़ में कहती है, वो मैं भाई वो। इसके आगे सरना कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। लुक एट मी, अव्यान एकदम से बोलता है। सरना अपनी आंखों की गोटियों को इधर उधर करते हुए फर्श को ही देखती रहती है। आई सेड लुक एट मी। इस बार अव्यान की सीरियस भरी आवाज़ आती है। सरना अपनी आंखें मीचकर सिर उठा लेती है। बंद आंखें देखकर अव्यान उसकी ओर कदम बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ रखता है। सरना का पूरा शरीर कांप उठता है। अव्यान झुककर सरना के माथे पर किस करता है। सरना आंखें खोलकर अव्यान को देखती है। अव्यान इस वक्त सरना के बहुत करीब था। अव्यान उसके गाल से हाथ हटाकर कहता है, कैसी हो? सरना अव्यान की बात सुनते ही तुरंत उसके सीने से लग जाती है। अव्यान उसके बालों को सहलाते हुए सामने की ओर देखता रहता है। पटना। रॉनी अव्यान के साथ नहीं गया था। वो सीधे पटना चला गया था। रॉनी एक घर के अंदर जाता है। उसकी नज़र एक आदमी और औरत पर पड़ती है। ये दोनों वीर और टीना थे। दोनों किचन में थे। टीना काढ़ा बना रही थी और वीर खाने के लिए कुछ बना रहा था। रॉनी दोनों को देखते हुए कहता है, इतने ध्यान से क्या बनाया जा रहा है? आवाज़ की तरफ जैसे ही दोनों देखते हैं, दोनों के चेहरे पर एक खुशी दिखती है। उसमें से टीना कहती है, थैंक गॉड रॉनी तुम आ गए। वीना कब से तुमसे मिलना चाहती थी। ठीक है, मैं मिलकर आता हूँ। बोलते ही रॉनी एक और बढ़ जाता है। टीना रॉनी को जाते हुए कहती है, वीर क्यों ना हम रॉनी और वीना की शादी करवा दें? एक बार बात करके देखो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है रॉनी को अकेला सा देखकर। वीर भी रॉनी को देखता है और कहता है, उम्र ही क्या हुई है उसकी, शादी कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। वैसे भी हम ये तो जान लें दोनों एक दूसरे को चाहते भी हैं या नहीं। वीर की बात सुनकर टीना सोचने लगती है। कमरे में पहुंचते ही रॉनी देखता है वीना बेड पर सोई हुई है। रॉनी आगे बढ़कर बेड पर बैठ जाता है और अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर रख देता है। उसके ऐसा करते ही वीना धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेती है। वीना की आंखें खुलते ही रॉनी उसका हाथ हटाकर पूछता है, क्या हुआ ये? वीना उठकर सीधे रॉनी के गले लग जाती है। गले लगते ही वीना अपनी आंखें बंद कर लेती है। रॉनी उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, वीना ठीक हो ना तुम? वीना आंखें बंद किए हुए धीरे से कहती है, अब बेहतर लग रहा है। क्या तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही दूर रहोगे? हमेशा बस तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे भाग रहे हो। रॉनी ये सुनकर वीना को खुद से अलग करके उसके चेहरे को देखता है। वीना भी रॉनी को देखती है। वीना की आंखों में ज़्यादा देर रॉनी नहीं देख पाता और अपनी नज़रें दूसरी ओर कर लेता है। वीना ये देखकर आगे बढ़कर रॉनी के गाल पर अपने होंठ रख देती है। वीना जैसे ही ये करती है, रॉनी एकदम से उससे दूर हो जाता है। रॉनी को वीना का ऐसे करने से बहुत अजीब लगता है। उसे इस वक्त अप्रीता के साथ हुई किस याद आने लगती है। वीना रॉनी के ऐसे रिएक्शन से उसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ? रॉनी अपनी सोच से ध्यान हटाकर वीना को देखते हुए कहता है, दवाई ली तुमने? रॉनी ये बिल्कुल जताना नहीं चाहता था कि वो वीना के ऐसे किस करने से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया है। ऐसा नहीं था कि रॉनी वीना को पसंद नहीं करता था। वो वीना को पसंद करता था और ये भी जानता था कि वीना भी उसे पसंद करती है, पर कभी उसे प्यार का एहसास नहीं हुआ था। और आज उसे वीना के करीब होने से एक घुटन सी हो रही थी। वीना रॉनी के सवाल से उसके हाथ को पकड़कर उसे फिर एक बार बेड पर बिठाती है और बोलती है, डैड काढ़ा बना रहे हैं, लेकर आते ही होंगे। तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? रॉनी वीना के सवाल पर बस ना में सिर हिला देता है। वीना रॉनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखने लगती है, जिसमें रॉनी की बेचैनी साफ दिख रही थी। वीना उसकी आंखों में एकटक देखते हुए कहती है, फिर तुम्हारी आंखों में इतनी बेचैनी क्यों है? क्या मैं तुम्हारी सारी बेचैनी दूर कर सकती हूँ?
रोनी बस वीना की आंखों में देखता रहता है पर कोई जवाब नहीं देता। वीना अब रोनी के होंठ को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। रोनी बस वीना को देखते जा रहा था। वीना उसके एकदम करीब जाती है। रोनी अनकंफर्टेबल होकर कहता है, वीना तुम ये क्या? वीना बस रोनी की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी दरवाज़ा खोलकर वीर अंदर आता है और एक आवाज़ देता है, बच्चा काढ़ा। आवाज़ सुनते ही रोनी और वीना एक दूसरे से तुरंत दूर हो जाते हैं। वीर दोनों को ऐसे देखकर बारी बारी से रोनी और वीना को देखता है। रोनी जल्दी से तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल जाता है तो वहीं वीना उसे जाते हुए देखती रहती है। गोवा। रात हो चुकी थी। स्वर्णा अब ध्रुवंश से मिली क्योंकि वो आते साथ ही कहीं चला गया था। ध्रुवंश स्वर्णा के गाल को खींचते हुए हंसकर बोलता है, ओ माय स्वीट सिस्टर, तुम तो पहले से भी सॉफ्ट हो गई हो। स्वर्णा अपने गाल को सहलाकर मुंह फुलाए कहती है, ऐसा मत कीजिए, दर्द होता है। ध्रुवंश फिर से उसके गाल को खींचकर हंसता है तो स्वर्णा श्रेष्ठा को शिकायत करती है, बड़ी मॉम देखिए ना, ब्रदर मेरी बात नहीं सुन रहे। श्रेष्ठा ध्रुवंश को मना करते हुए कहती है, अंश, अर्ना को परेशान मत करो। ध्रुवंश फिर से स्वर्णा के गाल खींचकर कहता है, मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ मॉम। स्वर्णा अब घूरकर ध्रुवंश को देखने लगती है। ध्रुवंश हंसते हुए स्वर्णा को गले लगा लेता है। स्वर्णा भी मुस्कुराते हुए ध्रुवंश के गले लग जाती है। आव्या इस वक्त बस ध्रुवंश को घूरे जा रही थी क्योंकि ध्रुवंश उससे बात नहीं कर रहा था। कुछ देर में दोनों अलग होते हैं। स्वर्णा अपनी छोटी उंगली दिखाते हुए कहती है, प्रॉमिस कीजिए अब आप मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ध्रुवंश कुछ पल उसकी उंगली देखता है फिर उसके गाल को खींचकर कहता है, मैं परेशान नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। वहीं स्वर्णा रोनी सी सूरत बना लेती है क्योंकि सच में इस बार ध्रुवंश ने उसके गाल को बहुत जोर से खींचा था। स्वर्णा की रोनी सूरत को देखकर ध्रुवंश चुप हो जाता है और चिंता भरे स्वर में कहता है, क्या हुआ, ज़्यादा लगा क्या? स्वर्णा की आंखों में नमी भर जाती है जिसे देखकर ध्रुवंश थोड़ा परेशान हो जाता है। वो गिल्ट से कहता है, सॉरी। वो जैसे ही ये कहता है स्वर्णा ध्रुवंश के बालों को पकड़कर बहुत ज़ोर से खींचती है और हंसते हुए भाग जाती है। चालाक चुईया, बोलते हुए ध्रुवंश स्वर्णा के पीछे भागता है। दोनों की दौड़ भाग को देखकर जहाँ सभी के होठों पर मुस्कुराहट थी तो वहीं आव्या जल भुन रही थी। आव्या ध्रुवंश के लिए हद से ज़्यादा पॉजिटिव थी। ध्रुवंश अगर उसकी जगह किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता तो उसे बहुत गुस्सा आता। ध्रुवंश भी बहुत अच्छे से समझ रहा था कि आव्या किस तरह से जल रही थी, पर फिर भी वो आव्या को एक नज़र तक नहीं देखता। कुछ जलन, कुछ खुशी, कुछ हंसी के साथ सभी रात के डिनर को एंजॉय करते हैं। सौरभ किसी केस से मुंबई गया था। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह काव्या और आव्या आज मंदिर आए थे। पूजा के बाद काव्या कहती है, परी आप चलिए, मैं गरीबों के बीच कपड़े और खाना बांट कर आती हूँ। आव्या हाँ में सिर हिलाकर कहती है, ओके ममा। आव्या वहाँ से जाती है। आव्या जा ही रही थी तभी अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए एक ओर ले जाता है। छुअन को महसूस करते ही आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये रुद्र है। रुद्र एक साइड ले जाकर आव्या को दीवार से सटाकर खड़ा हो जाता है। आव्या पलके झपकाते हुए रुद्र को देखती है। रुद्र दोनों ओर दीवार पर हाथ रखकर आव्या के ऊपर झुककर खड़ा हो जाता है। रुद्र को देखकर आव्या कहती है, रुद्र तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे। रुद्र आव्या के होंठों से होते हुए आंखों में देखते हुए कहता है, 2 दिन बीत चुके हैं बेबी गर्ल। तुम मुझे ये बताओ, कल तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? बोलते ही रुद्र आव्या की गर्दन की ओर जाकर उसे सूंघता है। आव्या का बदन एकदम से सिहर उठता है। जानवरों की तरह मुझे क्यों सूंघ रहे हो? आव्या एकदम से बोलती है। रुद्र फिर से आव्या की गर्दन को सूंघता है फिर आव्या के चेहरे को देखकर कहता है, क्योंकि मैं जानवर हूँ। रुद्र की ओशियन ब्लू आइज इस वक्त आव्या की आंखों में देख रही थी। रुद्र के जवाब से ऐसा लगता है जैसे वो एकदम सच कह रहा हो। आव्या उससे नजरें हटाकर कहती है, तुम ना बहुत वियर्ड बातें करते हो। तुम्हारी हरकतें किसी को भी डरा दें। तुम इंसान तो लगते ही नहीं हो। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, मैं इंसान बनना भी नहीं चाहता। आव्या ये सुनकर फिर से रुद्र की आंखों में देखती है। रुद्र की आंखों में एक राज छिपा था जो शायद वो आव्या को दिखाना चाह रहा था। दोनों एक दूसरे की नज़रों में ही खोए हुए थे तभी उन्हें थोड़ा करीब से एक आवाज़ सुनाई देती है, परी। काव्या की आवाज़ सुनते ही आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो रुद्र को तुरंत साइड करती है और काव्या को देखती है जो इस वक्त अपने हाथ बांधे आव्या को ही घूर रही थी। काव्या को इस तरह से देखकर आव्या हकलाते हुए कहती है, मम्मा। वो ये आव्या के चेहरे पर इस वक्त पसीना भी आने लगा था। काव्या एक नज़र रुद्र को देखती है जो बिंदास खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। काव्या रुद्र से नज़रें हटाए आव्या को देखकर बोली, हाँ ये कौन है ये परी? आव्या की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी।
वैसे तो काव्या समझ चुकी थी कि रुद्र और आव्या का रिलेशन क्या है, पर वो अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहती थी। आव्या एक नज़र रुद्र को देखकर हड़बड़ाते हुए काव्या के पास जाती है। काव्या के पास खड़ी होकर आव्या पीछे मुड़कर रुद्र को इशारे से बुलाती है, पर रुद्र बिल्कुल ढीठ की तरह वहीं खड़ा रहता है। रुद्र आओ ना, आव्या धीरे से आवाज़ देती है, पर रुद्र एक कदम भी नहीं हिलता। काव्या रुद्र की जिद और एरोगेंट अंदाज को देखती रहती है। रुद्र किसी के सामने किसी की वजह से नहीं झुकता था, चाहे वो खुद आव्या ही क्यों ना हो। अब ऐसा ही चलता रहेगा या आप मुझे कुछ बताएंगी? काव्या बहुत ही सीरियस सी आवाज़ में कहती है, क्योंकि वो आव्या के रुद्र को बुलाने से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। आव्या काव्या की ओर मुड़कर हिचकिचाते हुए जवाब देती है, मम्मा ये रुद्र है, मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा, काव्या सरकास्टिक अंदाज में कहती है। आव्या वैसे ही काव्या के सामने घबराई हुई थी और रुद्र का एरोगेंट व्यवहार देखकर तो उसके पक्का मान लिया कि काव्या रुद्र को बिल्कुल पसंद नहीं करने वाली। आव्या धीरे से जवाब देती है, हाँ मम्मा, वो मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन आव्या ने इस वक्त चेहरा झुका रखा था। आव्या बोल ही रही थी, काव्या बीच में बोलती है, लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताते हुए टाइम नहीं मिला है ना? नो मम्मा, आव्या एकदम से कहती है। काव्या आव्या के झुके चेहरे को देखते हुए पूछती है, मिस्टर हस्बैंड को ये सब पता है? आव्या तुरंत बच्चों जैसे नाम में सिर हिला देती है। आव्या को अभी भी पता नहीं था कि आदित्य सब कुछ जानता है, क्योंकि जब वो रुद्र से डरी हुई थी तब उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। काव्या ये देखकर आव्या को बुरी तरह से घूरती है। आव्या धीरे से सिर उठाकर काव्या को देखती है। काव्या को यूं घूरता पाकर आव्या तुरंत नजरें झुकाए कहती है, लेकिन मम्मा, भाई को पता है। काव्या आंखें छोटी करके आव्या को घूरकर कहती है, अब अयान को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मम्मा, भाई को, आव्या सिर उठाकर फिर कह ही रही थी, तभी काव्या सख्ती से बोलती है, बिल्कुल चुप। आव्या बेचारी जो इस वक्त बड़बड़ करती रहती है, काव्या की सख्ती आवाज़ सुनकर चुप हो जाती है। काव्या अब आव्या से नजरें हटाकर रुद्र को देखती है। रुद्र इस वक्त फर्श को घूर रहा था और अपने हाथों को गर्दन पर फेर रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। काव्या का आव्या पर सख्ती से पेश आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे ये पता था कि माँ बाप का बच्चों को डांटना जायज़ होता है, लेकिन फिर भी उसे ये देखकर गुस्सा आ रहा था और इसी वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। काव्या रुद्र को देखते हुए आव्या से कहती है, आप जाकर कार में बैठिए, हमें उनसे बात करनी है। आव्या कुछ देर तो बस सोचती रहती है कि पता नहीं रुद्र काव्या को क्या क्या बोल देगा। ये सोचते हुए वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, पर काव्या की घूरती नज़रों को देखकर वो ना चाहते हुए भी काव्या को रुद्र के साथ छोड़ देती है और खुद जाकर कार में बैठ जाती है। काव्या अब रुद्र की ओर कदम बढ़ाती है, क्योंकि रुद्र तो अपने कदम बढ़ाने वाला नहीं था। काव्या रुद्र के थोड़ा दूरी बनाकर खड़ी होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। रुद्र ने इस वक्त जीन्स, टी शर्ट और जैकेट पहनी थी। उसका चश्मा शर्ट पर लटका हुआ था। टोटली उसका गेटअप बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, जो बस उसके ज़िद्दीपन को दिखा रहा था। काव्या उसके गेटअप को देखकर उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, सो मिस्टर, कब से जानते हैं मेरी बेटी को? काव्या के ऐसे सवाल से रुद्र कुछ पल तो चुप रहता है, फिर एकदम से कहता है, आई डोंट लाइक क्वेश्चंस। रुद्र ने काव्या को इस तरीके से जवाब दिया जैसे उसे काव्या के रिजेक्ट होने का ज़रा भी डर ना हो। काव्या भौएं चढ़ाए उसे देखती है, फिर अपने हाथ बांधकर कहती है, इतना एटीट्यूड, अगर तुम्हारे ऐसे जवाब से मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो पता है क्या होगा? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। रुद्र बहुत आराम से अपने एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए जवाब देता है। काव्या उसके ऐसे जवाब से बिल्कुल खुश नहीं थी, बल्कि चिढ़ रही थी। काव्या अपने एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, बस 1 मिनट चाहिए तुम्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी से बाहर फेंकने के लिए। जहाँ जहाँ रुद्र और काव्या में बहस चल रही थी, तो वहीं कार के अंदर आव्या नर्वस होकर दांतों तले अपने नाखूनों को चबा रही थी। ऐसा करते हुए वो बार बार मुड़कर रुद्र और काव्या को देखने की कोशिश कर रही थी, पर उसे दिख ही नहीं रहा था। आव्या रुद्र की हरकतों को याद करते हुए अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। आव्या नर्वस होकर कहती है, ओ गॉड, किस सिचुएशन में फंसा दिया। पता नहीं ये जंगली इंसान कैसे जवाब दे रहा होगा मेरी मम्मा को। मम्मा को इसने सच्चाई बता दी तो फिर तो मम्मा पक्का ही इसे रिजेक्ट करेंगी। आव्या बस खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। वहीं उधर रुद्र जैसे ही काव्या की बात सुनता है तो वो बहुत आराम से जवाब देता है, और मुझे बस 1 रात चाहिए आपकी बेटी को प्रेग्नेंट करने के लिए। काव्या जैसे ही रुद्र की ऐसी बात सुनती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। उसके मन में ये चलने लगता है कि ये लड़का कितना ज़्यादा बेशर्म है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की माँ के सामने ऐसी बातें कर रहा है। रुद्र आगे होकर बिंदास से कहता है, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी, आप भी कुछ नहीं कर सकती। यू इडियट, बोलकर काव्या गुस्से से बढ़ती है, पर अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है।
आव्या गिरती उससे पहले ही रुद्र उसे संभाल लेता है। काव्या रुद्र को देखती है। रुद्र काव्या को छोड़कर एक कदम पीछे होकर कहता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं बेबी गर्ल की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, और ना ही ये कहूँगा कि उसे हमेशा खुश रखूँगा, क्योंकि मैं उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता। पर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी भर उसे खुद से कभी दूर नहीं करूँगा, और अगर किसी ने दूर करने की कोशिश की तो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। रुद्र की बातें सीधे काव्या के दिल पर जाकर लगती हैं। ये सच था कि कोई किसी के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें इंसान दुख भी सहता है। काव्या बस रुद्र के ऐसे जवाब से इम्प्रेस हो चुकी थी, पर फिर भी वो और रुद्र को जज करना चाहती थी। काव्या थोड़ा सोचती है, फिर सवाल करती है, मैं कैसे मान लूँ कि तुम परी से प्यार करते हो? तुम्हें देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अभी जब वो बुला रही थी तब तुम आए नहीं, और ना ही मुझे रिस्पेक्ट दी, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी मॉम हूँ। सवाल मुझे पसंद नहीं, फिर भी जवाब दे रहा हूँ। यही आपके लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। मैं बेबी गर्ल के बुलाने पर नहीं, आपके लिए बुलाने पर नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैं 3 लोगों के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता हूँ। एक मेरी मॉम, एक मेरा फ्रेंड और बेबी गर्ल। इसके अलावा मेरे अंदर किसी के लिए इमोशंस नहीं है। बोलते हुए रुद्र की आवाज़ एकदम से सर्द हो जाती है। काव्या रुद्र की आंखों में दर्द देख पा रही थी जो उसने नफरत से छिपा रखा था। काव्या कुछ देर तक रुद्र को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, किसी दिन अपनी माँ को हमारे घर लेकर ज़रूर आना। और हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है परी को शादी से पहले प्रेग्नेंट करने की। रुद्र एकदम से सरकास्टिक अंदाज में कहता है, मैंने कब कहा कि उसे शादी से पहले प्रेग्नेंट करूंगा? सच में रुद्र ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। काव्या अपनी ही सोच को सोचकर शर्मिंदा होती है और रुद्र को सॉरी बोलकर वो जाने ही वाली होती है। फिर उसे कुछ याद आता है। काव्या मुड़कर पूछती है, तुम्हारे डैड? क्या तुम्हारे डैड नहीं है? रुद्र जवाब देने ही वाला था कि तभी आव्या बुलाती है, मम्मा। आवाज़ को सुनकर काव्या मुड़कर आव्या को देखती है। आव्या तेज़ कदमों से दोनों के पास आती है और काव्या को देखकर कहती है, मम्मा चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आव्या के ऐसे अचानक आने से काव्या ये भूल ही जाती है कि वो रुद्र से कुछ पूछ रही थी। वो हाँ बोलकर जाने लगती है। आव्या रुद्र के थोड़ा करीब होकर उसे घूरते हुए कहती है, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। बोलकर आव्या जल्दी से काव्या के पीछे भागते हुए चली जाती है। रुद्र आव्या को जाते हुए देखता रहता है। काव्या और आव्या कार में बैठते हैं। चंद पलों में ही कार वहाँ से चली जाती है। रुद्र कार को देखते हुए धीरे से कहता है, इनोसेंट क्रेजी गर्ल। इतना बोलकर वो शर्ट के चश्मे को लेकर अपनी आंखों को छुपा लेता है। रुद्र कार में बैठकर अपना फ़ोन निकालकर वॉलपेपर पर लगी आव्या की तस्वीर को देखता है। तस्वीर पर आव्या के चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए कहता है, डे बाई डे आई एम गोइंग मैड फॉर यू बेबी गर्ल। बोलते ही वो फ़ोन को बंद करके साइड में रखता है और बहुत ही स्पीड से कार को स्टार्ट करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पटना में रोनी वीना के साथ बैठा उसे सूप पिला रहा था, पर उसका ध्यान कहीं और था। वीना उसे बहुत गौर से देख रही थी। वीना कुछ देर तक तो उसे यूं ही देखती रहती है, फिर उसका एकदम से हाथ पकड़ लेती है। रोनी होश में आकर वीना को देखता है। वीना रोनी की आंखों में बहुत गौर से देखते हुए कहती है, जब से तुम आए हो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, हुआ क्या है तुम्हें? रोनी जल्दी से ना में सिर हिलाकर कहता है, कुछ भी तो नहीं। वीना रोनी के गाल पर हाथ रखकर कहती है, इतने सालों की फ्रेंडशिप है हमारी, क्या मैं नहीं देख सकती कि तुम कितना परेशान हो? रोनी वीना की आंखों में देखते हुए कहता है, वीना प्लीज़, क्या हम इन चीज़ों को ड्रॉप नहीं कर सकते? 4 साल से तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं आई। वीना जैसे ही ये सुनती है, उसके हाथ रोनी के गाल से हट जाते हैं। वीना रोनी से दूर होकर कहती है, ओह तो ये बात है, मुझे भी तुम्हें देखकर यही लगता है। तुम्हारे बस में नहीं है ये सब। कोई बात नहीं, तुम्हें वो याद नहीं आती, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सॉरी, मैंने तुम्हें किस करने की कोशिश की। बोलते हुए वीना शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। रोनी वीना के गाल पर हाथ रखकर उसके गाल पर किस कर लेता है और बहुत ही नरमी से कहता है, इट्स ओके। वीना रोनी की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हो। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी वजह से इतना जल्दी मूव ऑन कर लूँगी। मेरा बॉयफ्रेंड पता है आज वेटर बना फिर रहा है। बोलकर वीना हंसने लगती है। रोनी भी उसकी बात सुनकर हंसता है। वीना के हंसते हुए अचानक ही आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो एकदम से रोनी को हक करके कहती है, फाइनली मैं उसके दिए हुए धोखे से बाहर निकल गई। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। रोने की कोशिश भी मत करना। रोनी वीना की पीठ पर हाथ रखकर बोला। वीना रोनी से अलग होकर अपनी आंखों में बसी नमी को पोंछती है और हंसते हुए कहती है, अगर किसी को ये पता चला ना कि हम बस अपने दर्द को भुलाने के लिए डेट कर रहे हैं, सीरियसली सब हंसेंगे हम दोनों पर फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाए। वीना के इतना कहते ही तभी रोनी कहता है, क्योंकि ये तुम्हारा बेकार आइडिया जो था। ये सुनते ही वीना घूर कर रोनी को देखती है। रोनी हंसते हुए वीना के गाल को खींचता है। वीना रोनी को अब बुरी तरह से घूरने लगती है। गोवा।
रात का वक्त था। आव्या डिनर के बाद कमरे की ओर जा रही थी, तभी स्वर्णा आव्या को टेरेस पर चलने का कहती है। आव्या कुछ सोचकर मना करती है, जिस पर स्वर्णा जिद करते हुए कहती है, चलिए नादी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आव्या इस बार कुछ कहती उससे पहले ही स्वर्णा उसे खींचते हुए ले जाती है। टेरिस पर जाकर जैसे ही आव्या की नज़र सामने जाती है, उसका दिल जैसे खुशी से भर उठता है। चारों तरफ लाइट्स और फूलों से टेरिस सजा हुआ था, जो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। पर एकदम से आव्या कंफ्यूज होकर स्वर्णा को देखती है, फिर सवाल करती है, ये किस लिए? स्वर्णा मुस्कुराते हुए फिर से सामने देखने का इशारा करती है। आव्या फिर से सामने देखती है तो सामने ध्रुवंश कान पकड़कर खड़ा था। उसे देखते ही आव्या की आंखें नम हो जाती हैं। आव्या तुरंत ही भागकर जाती है और ध्रुवंश को झटके से गले लगा लेती है। ध्रुवंश उसके ऐसा करते ही एक कदम पीछे होकर आव्या को कसकर पकड़ लेता है। आव्या सिसकते हुए कहती है, आई रियली मिस यू अंश। ध्रुवंश आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी ट्यूलिप। स्वर्णा दोनों को देखकर अपनी आंखों की नमी साफ करती है, फिर उन दोनों के पास जाकर ध्रुवंश से कहती है, ब्रदर, मुझे भी हक चाहिए। ध्रुवंश ये सुनकर आव्या से अलग होने की कोशिश करता है, पर तभी आव्या स्वर्णा को ध्रुवंश से दूर करते हुए कहती है, नो, अंश सिर्फ मेरा है। ये सुनकर स्वर्णा का बुरा सा मुंह बन जाता है। ध्रुवंश आव्या को समझाते हुए कहता है, ट्यूलिप, वो भी मेरी बहन है ना, चलो हक करने दो। आव्या तुरंत नाम में सिर हिलाकर कहती है, नो, तुम दोनों ने कल बहुत मस्ती की मेरे सामने, अब तुम सिर्फ मुझे हक करोगे। स्वर्णा को ध्रुवंश और आव्या की बॉन्डिंग देखकर आरुष की याद आ जाती है। भाई बहन में आरुष और स्वर्णा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, जो स्वर्णा को आज भी याद था। स्वर्णा मन ही मन आरुष को याद करके पलट कर जाने लगती है। उसी वक्त आव्या को भी ये बात याद आ जाती है। आव्या तुरंत ध्रुवंश से अलग होकर स्वर्णा का हाथ पकड़ लेती है। स्वर्णा झटके से पलटकर आव्या के गले लगकर रोने लगती है। ध्रुवंश अब दोनों को एक साथ गले लगा लेता है और दोनों के माथे पर बारी बारी से किस करके कहता है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर काव्या बेड पर बैठे हुए सामने की ओर देखते हुए बहुत गहराई से खोई हुई सी थी। आदित्य कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज करके बेड पर आ जाता है। उसकी नज़र काव्या के खोए हुए चेहरे पर जाती है। आदित्य बेड पर बैठते हुए काव्या की कमर पर चिमटी काट लेता है। काव्या होश में आकर आदित्य को देखती है और उसकी हरकत पर उसे घूरती है। आदित्य काव्या की बाजू पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे काव्या आदित्य के ऊपर आ जाती है। आप ही क्या कर रहे हैं? बोलते हुए काव्या आदित्य को पकड़ लेती है। दोनों में इस वक्त आदित्य नीचे और काव्या ऊपर थी। आदित्य बड़े प्यार से काव्या के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, मेरे होते हुए मेरे बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है वाइफी। काव्या आदित्य को देखकर कुछ पल चुप रहती है, फिर आदित्य की शर्ट के बटन खोलते हुए कहती है, मैं आपके बारे में नहीं सोच रही थी। आपको पता है, आज मैं परी के लवर से मिली तो उसके बारे में सोच रही थी। काव्या बोलते हुए क्या कह रही थी उसे भी पता नहीं था। आदित्य काव्या की कमर पर अपने हाथ को लपेट कर कहता है, रैबिट की बात तो बाद में करते हैं वाइफी, तुम्हारे एक्शन से मेरा कुछ और ही मूड बन रहा है। आदित्य की बात सुनते ही काव्या को एहसास होता है कि वो क्या कर रही है। काव्या तुरंत आदित्य के सीने पर मारकर कहती है, छी, आप बहुत गंदे हैं। काव्या बोलते ही आदित्य के ऊपर से हटने लगती है, पर हट नहीं पाती क्योंकि आदित्य ने उसे जकड़ा हुआ था। आदित्य अचानक काव्या को पलटकर बेड पर लेटाता है और खुद ऊपर आ जाता है। काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या की नाक पर अपनी नाक रब करते हुए कहता है, और अब मेरा मन है कि मैं तुम्हें भी गंदा कर दूं। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के गले में अपने हाथ लपेट लेती है और बड़ी ही नरमी से कहती है, आपको पता है आपकी जो प्यारी बेटी है उसकी पसंद ने आज मुझे क्या कहा? आदित्य काव्या के होठों पर लाइट किस करके पूछता है, क्या कहा? काव्या आदित्य को एकटक देखती है। आदित्य काव्या की नाक पर किस करके फिर एक बार पूछता है, बताओ वाइफी क्या कहा? आदित्य काव्या की अब नाक से गाल पर किस करता है। काव्या एकदम से सीरियस होकर कहती है, आपको सब कुछ पता है ना मिस्टर हस्बैंड? आदित्य एकदम से रुककर काव्या को देखता है तो काव्या आदित्य की आंखों में एकटक देखती है, जैसे कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। आदित्य कुछ पल काव्या की आंखों में देखता है, फिर धीमी सांस छोड़कर काव्या के ऊपर से हटकर बगल में लेटता है। काव्या सवालों से भरी नज़रों से आदित्य को देखती है। कुछ पल तो आदित्य बिल्कुल शांत रहता है, फिर सीलिंग को देखकर कहता है, पहले और अब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वाइफी। मैं पहले भी सबके बारे में खबर रखता था और अब भी रखता हूँ। मुझे पता है कि कौन क्या करता है और किसके साथ रहता है। बस बात यह है कि आज मैं अकेला नहीं हूँ जो सबकी खबर रखता हूँ, मेरा बेटा भी है। काव्या ये सुनकर मुस्कुराते हुए आदित्य के सीने पर सिर रख लेती है, फिर बड़े ही शांति से सवाल करती है, आप अयान से बहुत प्यार करते हैं ना? आदित्य तुरंत कहता है, नहीं, मुझे अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार है और उससे भी ज़्यादा मुझे उन दोनों की माँ से प्यार है। बोलते ही आदित्य काव्या को अपने ऊपर खींच लेता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है और फिर एक बार शांति से आदित्य के ऊपर अपना सिर उसके सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है।
आदित्य काव्या के बालों में हाथ फेरते हुए ऊपर छत को देखता रहता है। कुछ देर बाद ही काव्या थोड़ा और ऊपर होकर आदित्य की गर्दन में अपना मुंह छुपा लेती है। आदित्य काव्या के बालों पर हाथ फेरते हुए आंखें बंद करके मन ही मन सोचता है, खबर तो सबकी मिली, बस एक बार ये पता चल जाए कि अपना होकर भी गद्दार कौन निकला। इधर एक कमरे में धीमी सी आवाज के साथ दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही कोई लड़खड़ाते हुए उस अंधेरे कमरे में अपने कदम बढ़ाता है। उसकी चाल देखकर ही समझ आ रहा था कि उसने ड्रिंक की है। उसके कदम बढ़ाते हुए बेड की ओर जाने लगते हैं। चलते हुए उसकी भूरी आंखें बेड पर लेटी लड़की पर ठहर जाती हैं। वो चल ही रहा था, तभी अचानक वो लड़खड़ा गया, जिससे कदम डगमगा गए और साइड में रखे टेबल से वो टकरा जाता है। टकराने की वजह से टेबल पर रखा वास गिर जाता है। गिरने की आवाज़ सुनते ही बेड पर सोई लड़की की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वो सामने अंधेरे में खड़े लड़के को देखकर उसे नफरत की निगाहों से घूरती है। सामने खड़ा लड़का चलते हुए बेड के पास आ जाता है। पहुंचते ही वो लड़की के ऊपर झुक जाता है। शराब की बहुत ज़्यादा स्मेल से वो लड़की अपना मुंह फेर लेती है। ये देखकर लड़के के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वो लड़की के गाल को अपनी तरफ करके उसकी नफरत भरी आंखों में देखते हुए कहता है, बीवी, तुम्हारी ये अदाएं हाय मुझे पागल कर देती हैं। वो लड़की उसे नफरत से देखने लगती है। वो लड़का अपनी नशीली भूरी आंखों से उसे देखकर कहता है, इतनी शिद्दत से ना देखो, कहीं मैं तुम्हें अपनी बाहों में न संभालूं। सोचो, ये अंधेरी सी रात भी बस मेरी सांसें और तुम्हारी सिसकियाँ, कराहटें गूंजें तो उफ। बोलते हुए उसकी फूंक उस लड़की के चेहरे पर लगती है, जिससे शराब की गंदी स्मेल लड़की पर पड़ती है। लड़की गुस्से से कहती है, छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, दूर हटो मुझसे। बोलते हुए वो उसे दूर करने के लिए अपने हाथ उसके सीने पर रखकर धक्का देने लगती है, पर उसका धक्का देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वो लड़का थोड़ा भी नहीं हिला, बल्कि वो उस लड़की पर हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर चूम लेता है। वो लड़की ये देखकर तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती है, जिससे लड़के का भारी सा शरीर लड़की के ऊपर गिर जाता है। लड़की दब जाती है। आह, कितने भारी हो तुम, हटो मेरे ऊपर से। बोलते हुए वो लड़की उसे धक्का देने की कोशिश करती है। वो लड़का धीरे धीरे खुद को संभालते हुए लड़की के सटे हुए शरीर से ऊपर होता है और हंसते हुए कहता है, भारी तो लगूंगा ही, 7 साल छोटी जो हो तुम मुझसे। उसकी ये बात सुनते ही वो लड़की फिर एक बार उसे नफरत से देखती है, लेकिन इस बार नफरत के साथ उसकी आंखों में कुछ और भी था। वो लड़का बहुत ही प्यार से उस लड़की के चेहरे को छूते हुए कहता है, उफ, तेरी ये नज़रें, तेरी अदाएं, ये नज़ाकत, ये हुस्न, कंट्रोल ही खोने का मन करता है। बोलते हुए वो धीरे धीरे उस लड़की के करीब बढ़ता है। वो उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेने के लिए तैयार था। थोड़ा इंच का ही दूरी बची थी, तभी वो लड़की उसे थप्पड़ मारती है। लड़के का चेहरा दूसरी ओर हो जाता है। लड़की का चेहरा गुस्से से लाल था। वो उसे ही घूर रही थी। लड़की के थप्पड़ मारने से कुछ मिनट बाद ही लड़का हंसने लगता है। ये देखकर लड़की हैरान रह जाती है। वो लड़की की ओर देखकर अपने गाल को छूता है, फिर अपने हाथ पर किस कर लेता है, जैसे वो लड़की के थप्पड़ को चूम रहा हो। वो लड़का सनकी या कहें तो पागलों की तरह हरकत कर रहा था। शादी को 3 महीने हो गए बीवी, अब तो छूने का हक दे दो। इतना क्यों तड़पा रही हो? ये जो तुम्हारा नन्हा सा बदन है, उसे छूने को मेरा बदन बेकरार है। तुम्हारी वो मदहोश भरी आवाज़ें कान सुनने को बेकरार हैं। बोलते हुए वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। वो लड़की गुस्से से नफरत में कहती है, कैसी शादी, कैसी बीवी, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती से शादी की है। वो लड़की जैसे ही ये कहती है, वो लड़का बस उसकी नफरत से देखती आंखों में खोया हुआ कहता है, अपने पास रखने के लिए ज़बरदस्ती करना ज़रूरी था, क्योंकि सुकून हो तुम मेरा। इतना बोलते बोलते उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और सीधा लड़की के सीने के ऊपर गिर जाता है। उसके गिरते ही वो लड़की उसे हटाने के लिए धक्का देने लगती है। उसे लगा था कि वो लड़का जानबूझकर ये कर रहा है, लेकिन नशे की वजह से वो लड़का बेहोश हो चुका था। वो लड़की कोशिश करते रहती है, पर उसका नन्हा सा शरीर उस लड़के के बड़े से शरीर को हिला तक नहीं पाता। आखिर में वो लड़की थक हार कर लड़के के शरीर से दबे हुए ही सो जाती है। अगली सुबह नाश्ते के बाद काव्या, श्रेष्ठा, प्रज्ञा और स्वर्णा सोफे पर बैठी हुई थी और सब अपने अपने काम पर चले गए। बातें करते करते काव्या प्रज्ञा को गौर से देखते हुए कहती है, सहस्त्रा, आप और अयान के बीच सब कुछ ठीक है ना? प्रज्ञा थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि अव्यान और उसके बीच फिलहाल तो सब ठीक था, इसीलिए प्रज्ञा हल्का सा असमंजस में ही सिर हिला देती है। प्रज्ञा के जवाब देते ही काव्या एकदम से कहती है, ठीक है, फिर आप दोनों जल्दी से बेबी प्लानिंग कर लीजिए। प्रज्ञा जैसे ही ये सुनती है, वो वहीं जम जाती है। वहीं काव्या आगे बोलती जाती है, क्योंकि अब तक आपको पता चल गया होगा कि हमने अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा, और अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों के बच्चे बड़े होते होते मैं बुढ़ी होकर मर जाऊं। मुझे अयान के बच्चों को देखना है, और उनकी शादी भी। श्रेष्ठा और स्वर्णा काव्या की बात सुनकर प्रज्ञा को देखती हैं, जो बर्फ की तरह जमी हुई थी। प्रज्ञा के ऐसे रिएक्शन से अब तीनों ही उसे देखती हैं।
काव्या अब उसे बुलाने भी लगती है। प्रज्ञा जैसे अब कुछ सुन ही नहीं रही थी। काव्या जब बार बार बुलाती रहती है तो स्वर्णा, जो प्रज्ञा के बगल में ही बैठी थी, वो प्रज्ञा के कंधे को हिलाती है। उसके हिलाते ही प्रज्ञा होश में आती है। पहले वो स्वर्णा को देखती है, फिर काव्या और श्रेष्ठा को। काव्या प्रज्ञा को देखकर बोलती है, क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? प्रज्ञा के एक्सप्रेशंस बहुत अजीब हो चुके थे। उसे सच में इस वक्त बहुत अजीब लग रहा था। उसने बच्चे के बारे में अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था। प्रज्ञा हकलाते हुए कहती है, माँ, वो मैं तो बस अभी 21 की ही हूँ। प्रज्ञा के जवाब से श्रेष्ठा बिना सोचे समझे बोल देती है, इसका मतलब अयान प्रोटेक्शन यूज़ करता है। काव्या तुरंत ही अपना गला साफ करते हुए श्रेष्ठा को घूरती है, तो वहीं प्रज्ञा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। स्वर्णा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसी बातें चल रही हैं। स्वर्णा बातों को समझने की कोशिश करते हुए कहती है, प्रोटेक्शन? कैसा प्रोटेक्शन? भाई कैसा प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं? स्वर्णा का सवाल सुनते ही वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। प्रज्ञा कुछ काम का बहाना बनाकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। काव्या भी श्रेष्ठा को घूरकर इशारे करते हुए उसके साथ आने को कहती है। श्रेष्ठा, जो ध्रुव की वजह से पूरी बेशर्म हो चुकी थी, वो बेचारा सा मुंह बना लेती है। वहीं बेचारी मासूम सी स्वर्णा सबको जाते हुए देखती रहती है। उसे ज़रा भी समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत बोल दिया। स्वर्णा हमेशा हॉस्टल में रही, पढ़ाई में ही उसने ध्यान दिया, और वो भी प्रज्ञा के ही जैसी 21 साल की है, पर वो प्रज्ञा की तरह मैच्योर नहीं है। उसे इन सब के बारे में ज़रा भी नहीं पता था। टू बी कंटिन्यूड।